आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अन्नू भाई सोनी फिर से आपके साथ उपस्थित हूँ। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सूचित किया था कि आने वाले हमारी जो मुलाकात होगी उसमें हम साक्ष्य विधि के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और जिसका नाम है बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रक्रिया के दृष्टिकोण से भी ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। इसमें एक लंबी चर्चा की आवश्यकता होगी। मुझे उम्मीद है आप लगातार मुझसे जुड़े रहेंगे। चलिए बिना देरी किए इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ वो हिंदी में कहते हैं सिद्ध करने का भार। क्या कहा जाता है इसको? सिद्ध करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। किस बात को सिद्ध करने का भार? तो आप जानते हैं इस बात को कि अदालतों में जो तथ्य आप प्रस्तुत करते हैं एक पक्षकार के रूप में, अदालत में जब आप जाते हैं तो किसी न किसी अधिकार की प्राप्ति के लिए, किसी न किसी अनुतोष या रिलीफ की प्राप्ति के लिए, है ना, या अपने बचाव के लिए जाते हैं। और चाहे आप जिस भी हैसियत से अदालत के सामने उपस्थित हों, चाहे आप दावा करने वाले वादी के रूप में हो, चाहे आप अभियोजन के रूप में हो, चाहे आप बचाव पक्ष के रूप में हो, चाहे प्रतिवादी के रूप में हो, यदि आपको न्यायालय से कोई रिलीफ चाहिए, अपने पक्ष में किसी अधिकार की घोषणा चाहिए, आपको कोई राहत चाहिए, आपको कोई लाभ चाहिए, तो निश्चित तौर पर आपको न्यायालय के सामने अपने तथ्यों को सिद्ध करना होगा। तथ्य तो न्यायालय के सामने आप ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन तथ्यों के अस्तित्व को सिद्ध किए बिना न्यायालय उन पर विश्वास नहीं करेगा। और यदि न्यायालय उन तथ्यों पर विश्वास नहीं करेगा तो उन तथ्यों के आधार पर न्यायालय से आपको कोई राहत नहीं मिल सकती, आपको किसी भी प्रकार की कोई अनुतोष नहीं मिल सकता, कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, कोई डिक्री नहीं मिल सकती। इसलिए आपकी स्थिति पक्षकार के रूप में मामले में चाहे जो हुई हो, आपको अपने तथ्यों के अस्तित्व को हर हाल में न्यायालय के सामने सिद्ध करना होगा। इसी सिद्ध करने का जो भार है, इसी को सबूत का भार कहते हैं, इसी को बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। तकनीकी रूप से प्रश्न उठता है कि आखिर न्यायालय के सामने किसी तथ्य के अस्तित्व को सिद्ध करने का भार किस पर है? To whom the burden of proof lies? किस व्यक्ति के ऊपर, किस पक्षकार के ऊपर? Which party the burden of proof lies? किस पक्षकार के ऊपर तथ्य को सिद्ध करने का भार है, सबूत का भार किस पर है? इसके संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 और 102 बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही धाराएं सबूत के भार के संबंध में आवश्यक नियमों को बताती है। Both the sections are very important, very significant regarding the rules and provisions of burden of proof. चलिए इसी पर अपनी चर्चा को फोकस करते हैं। पहले थोड़ी सी चर्चा अपन प्रारंभिक रूप से और कर लें। कानून का ये सिद्धांत है, साक्ष्य विधि का ये सिद्धांत है कि जब आप न्यायालय का दरवाजा
किसी राहत को पाने के लिए, किसी अनुतोष को पाने के लिए, या किसी के दायित्व का निर्धारण करने के लिए खटखटाते हैं। जब आप न्यायालय का दरवाजा किसी दायित्व के निर्धारण के लिए या किसी अधिकार की प्राप्ति के लिए, या तो आप कहेंगे कि मुझको ये अधिकार मिलना चाहिए, मेरा अधिकार है, दिलाया जाए, तो उसके साथ साथ किसी का दायित्व भी निर्धारित होगा, है ना। अधिकार के साथ में दायित्व होता है, बिना दायित्व के आप अधिकार की प्राप्ति नहीं कर। यदि आपको कोई अधिकार है तो आपके प्रति किसी का दायित्व भी होगा। तो जब आप न्यायालय का दरवाजा किसी अधिकार की प्राप्ति के लिए या किसी दायित्व के निर्धारण के लिए खटखटाते हैं, तो वहां पर प्रश्न उठता है कि आप जरूर कुछ न कुछ तथ्यों को न्यायालय के सामने लाएंगे। तो ऐसे तथ्यों के अस्तित्व को न्यायालय के सामने स्थापित करने का, सिद्ध करने का भार किस पर होगा? तो आप पर होगा। एक बहुत सीधी और सामान्य बात है। इसी को धारा 101 में कहा गया है कि जहां पर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि न्यायालय उसके द्वारा कहे जा रहे तथ्यों पर विश्वास करके किसी अधिकार या दायित्व का निर्धारण करे, whoever desires court, that court should make any judgment regarding any rights or liability based on the such fact which he asserts, then the existence of such facts to be proved by him. जहां पर आप कहते हैं कि आपके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विश्वास करके या उस तथ्यों को आधार बना करके न्यायालय किसी अधिकार या किसी दायित्व की घोषणा करे, कोई जजमेंट दे, कोई निर्णय दे, तो वहां पर उन तथ्यों के अस्तित्व को सिद्ध करने का भार किस पर होगा? आप पर होगा। यहीं से बढ़ना प्रूफ के नियमों की शुरुआत होती है। इसके संबंध में एक बात और कही जाती है कि सामान्य रूप से सबूत का भार उस पक्ष पर होता है जो मामले में सकारात्मक पक्ष लेता है। कैसे? चाहे वो आपराधिक मामला हो, चाहे वो सिविल मामला हो। मैंने कहा कि मैंने मोहन नाम के एक व्यक्ति को 2 लाख रुपया उधारी दिया है, उसको दिलाया जाए। मैं यहाँ पर सकारात्मक पक्ष ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ कि मैंने एक व्यक्ति को जिसका नाम मोहनलाल है, उसे 2 लाख रुपया ऋण दिया है। सकारात्मक पक्ष ले रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं हाँ कह रहा हूँ, हाँ मैंने दिया है। तो कानून ये कहता है कि जो व्यक्ति सकारात्मक पक्ष लेता है उसी के ऊपर उस तथ्य के अस्तित्व को सिद्ध करने का भार होता है, क्योंकि सकारात्मक चीजों को साबित करना, स्थापित करना, सिद्ध करना सरल है बनिस्बत की नकारात्मक चीजों को, नकारात्मक तथ्यों। तो यदि आप कोई सकारात्मक पक्ष लेते हैं किसी वाद में, तो उसको स्थापित करने का, उसके अस्तित्व को न्यायालय के सामने सिद्ध करने का भार आप पर होता है। क्रिमिनल मामले में ऐसे ही अभियोजन, मतलब सरकार कह लीजिए, पुलिस कह लीजिए, सरकारी वकील कह लीजिए, उसी को अभियोजन कहते हैं। जब किसी अपराधी के विरुद्ध कोई मामला न्यायालय में प्रस्तुत करता है, चार्जशीट के माध्यम से, चालान के माध्यम से, तो क्या करता है? वो सकारात्मक पक्ष लेता है कि अभियुक्त के द्वारा अमुक अमुक अपराध कारित किया गया है। ये सकारात्मक पक्ष लेता है। जबकि अभियुक्त नकारात्मक पक्ष, नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसलिए हमारा जो रूल ऑफ प्लीडिंग है, अभियोजन का जो सिद्धांत है, वो कहता है कि जो पक्ष सकारात्मक पक्ष लेता है, मामले को प्रारंभिक तौर पर स्थापित करने का भार, सबूत करने का भार उस पर होता है। तो सिविल मामले में हमेशा मामले को स्थापित करने का भार, प्रारंभिक तौर पर स्थापित करने का भार वादी पर होता है, क्योंकि वादी सकारात्मक पक्ष लेता है। ये मकान मेरा है, इस मकान पर मेरा हक है, वादी सकारात्मक पक्ष ले रहा है। तो इस तथ्य को स्थापित करने का भार, इस तथ्य को सिद्ध करने का भार
मामले को शुरू करने का, मामले को न्यायालय के सामने स्थापित करने का भार उसी पर है। क्रिमिनल मामले में अभियोजन मामले को लेकर के आता है, अभियुक्त थोड़ी लाता है मामले को। अभियुक्त के खिलाफ पुलिस या अभियोजन मामले को अदालत के सामने लेकर के आती है। तो मामले को अदालत में अभियुक्त के खिलाफ स्थापित करने का भार उसी पे होता है। अभियुक्त को नहीं कहे कुछ करना है, अभियुक्त स्वयं होकर के न्यायालय में मामले को स्थापित करने नहीं आता है। अभियुक्त को अभियोजन लेकर के आती है, पुलिस लेकर के आती है। भले वो अभियुक्त जब जमानत पर हो या जमानत में ना हो, ये अलग बात है, लेकिन अभियोजन ऐसा पक्ष है जो क्रिमिनल मामले में अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है और उसके खिलाफ मामला लाती है। तो उस मामले को न्यायालय के सामने स्थापित करने का भार किस पर है? अभियोजन पर है ना? भाई आप चाहते हैं कि न्यायालय आपके कहे अनुसार अभियुक्त को दंडित करे, वादी चाहता है कि न्यायालय उसके बताए हुए तथ्य के आधार पर उसके अधिकारों की स्थापना करे या इसके अधिकारों की घोषणा करे। तो मामले को स्थापित करने का भार तो आप ही पर है ना। वादी सिविल मामले में वादी पर है और क्रिमिनल मामले में अभियोजन पर है। प्रतिवादी और अभियुक्त का नंबर बाद में आएगा। इट इज अ वेरी सिंपल रूल ऑफ द प्लीडिंग दैट बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज इन द केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग to the prosecution. In case of the civil suit, lies on the shoulder of the plaintiff. तो सिविल मामले में सबूत का भार हमेशा हमेशा किस पर होता है? वादी पर होता है। और क्रिमिनल मामले में हमेशा ये अभियोजन पर होता है। ये कभी बदलता नहीं है, ये प्लीडिंग का रूल है, अभियोजन का ये स्थापित नियम है। इसी की पुष्टि धारा 101 साक्ष्य अधिनियम करती है कि उस व्यक्ति पर मामले को स्थापित करने का भार होगा जो न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उसके तथ्यों पर भरोसा करके, उसके तथ्यों पर विश्वास करके, उसके तथ्यों को आधार बना करके किसी अधिकार या किसी दायित्व की घोषणा करे। तो उसी व्यक्ति के ऊपर इस मामले को स्थापित करने का भार होगा। इसके तथ्य को, अपने तथ्य को सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा। तो धारा 101 एक प्रकार से मामले को स्थापित करने का भार बताती है। सबूत का भार का जो पहला अर्थ है वह न्यायालय के समक्ष किसी भी मामले को स्थापित करने का भार। स्थापित करना मतलब मामले को शुरू करने का, वहां से मामला शुरू होता है। तो कौन व्यक्ति है जो मामले को स्विच ऑन करेगा, है ना? किसके ऊपर यह भार है कि उस मामले को वहां पर न्यायालय में स्थापित करे, मामले को सुनवाई के लिए स्थापित करे, सुनवाई की दिशा में आगे बढ़ाए। तो क्रिमिनल मामले में हमेशा अभियोजन पर है और सिविल मामले में हमेशा वादी पर है। और ये कभी बदलता नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम अभियुक्त को कहें कि चलो अब तुम अपने बचाव को पहले सिद्ध करो कि तुमने अपराध नहीं किया है, या वादी की जगह पर प्रतिवादी को बुला के बोले कि तुम बताओ कि तुमने इससे पैसा नहीं लिया है। ऐसा नहीं होगा, है ना। सबसे पहले यदि वादी आया है, न्यायालय का दरवाजा उसने खटखटाया है, तो उसी को कहा जाएगा कि आपने प्रतिवादी को जो ऋण दिया है या उससे जो आपको लेना है उसको स्थापित करने का भार आपके ऊपर है। सबसे पहले आप इस तथ्य को स्थापित करें, सिद्ध करें कि आपने प्रतिवादी को इतना रुपया उधार दिया था जो उसने नहीं लौटाया है। इसी प्रकार क्रिमिनल मामले में हम अभियोजन को ही कहेंगे कि आपने अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट पेश की है, चालान आपने पेश किया है, अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई आपने शुरू की है, आप ही कह रहे हैं कि अभियुक्त ने अमुक अमुक धाराओं के अंतर्गत परिभाषित अपराध कारित किया है, तो उसे अभियुक्त के खिलाफ स्थापित करने का भार आपके ऊपर ही होगा। अभी अभियुक्त के ऊपर कुछ नहीं है, अभी सब कुछ आपके ऊपर है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का जो पहला फेज है, जो पहला स्तर है, जिसको हम कहते हैं मामले को स्थापित करने का भार, है ना। तो ये भार जो है हमेशा क्रिमिनल मामले में अभियोजन पर होता है और सिविल मामले में हमेशा वादी पर होता है, ये याद रखें। अब दूसरी बात जो धारा 102 में है, पहले हमने जो देखा कि वो ये धारा 101 में मिलेगा आपको,
इसको अपन बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। टेक्निकली इसको कहा गया है ओनस प्रोवेंडी, सबूत का भार, मामले को स्थापित करने का भार, मामले को प्रारंभ करने का भार, है ना। ठीक है, इसमें हो गई चर्चा। जो दूसरा है जिसकी चर्चा धारा 102 में है, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको कहा गया है ओनस ऑफ प्रूफ, साबित करने का भार। देखिए पहले को हमने क्या कहा, सबूत का भार, ओनस प्रोवेंडी या मामले को स्थापित करने का भार, जो कभी बदलता नहीं है। हमेशा ये सिविल मामले में वादी के ऊपर होता है और क्रिमिनल मामले में अभियोजन पर होता है, ये कभी बदलता नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा जिसके बारे में प्रावधान धारा 102 में है, इसको हम बोलते हैं ओनस ऑफ प्रूफ। इसको कहा जाता है साबित करने का भार। सबूत के भार का एक दूसरा हिस्सा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, साबित करने का भार। ये मामले को स्थापित करने का भार नहीं है, ये मामला स्थापित हो गया, अब इसके बाद इसका नंबर आता है, इसको बोलते हैं साबित करने का भार। साबित करने के भार के संबंध में धारा 102 बहुत बढ़िया प्रावधान करती है। कहती है कि साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों तरफ से कोई साक्ष्य न दिया जाए। The onus of proof lies on such person, on such party who will be failed if no evidence is given on either side. No evidence is given from either side. यदि दोनों ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता है तो कौन पक्षकार असफल होगा, किसको नुकसान उठाना पड़ेगा? साबित करने का भार उसी पर होता है। अब इसको थोड़ा गंभीरता से, इसको थोड़ा सा गहराई से इस पर चर्चा करें। चलिए, आपने पहले स्टेज में देखा मामले को स्थापित करने के बाद स्थापित हो गया मामला, वादी ने अपने तथ्य को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य लाया और उसने उस तथ्य को स्थापित कर दिया, उसने प्रतिवादी को 1 लाख रुपया उधारी दिया है, इसको उसने नहीं लौटाया। अब ये भार जो है वादी के कंधे से उतर गया, उसने मामले को स्थापित कर दिया। अब ये भार किधर शिफ्ट हो गया? प्रतिवादी की ओर। यहीं पर धारा 102 कहती है, यहीं पर धारा 102 का जो पैरामीटर है वो फिक्स होता है कि देखिए लीजिए, अब दोनों तरफ से यदि किसी भी तरफ से और कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा तो कौन असफल होगा? निश्चित रूप से प्रतिवादी असफल होगा, क्योंकि वादी ने अपने तो केस को स्थापित कर दिया है। अब दोनों तरफ से यदि कोई साक्ष्य नहीं आता है, कोई गवाही नहीं आती है, तो नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? प्रतिवादी को, क्योंकि न्यायालय बोलेगा भाई आप या तो अपने बचाव में साक्ष्य लाइए कि आपने पैसा नहीं लिया या पैसा लेके चुका दिया है, और नहीं लाएंगे तो वादी की बात को मान लिया जाएगा। मतलब दोनों पार्टी की तरफ से अब यदि कोई साक्ष्य नहीं आया तो नुकसान किसको होगा? प्रतिवादी को होगा। The respondent will be failed if no evidence is given from either side. ये साबित करने का भार है, जो कि अब वादी के कंधे से शिफ्ट होकर के कहाँ चला गया? प्रतिवादी की तरफ चला गया। इसको बोलते हैं ओनस ऑफ प्रूफ। ये मामले को स्थापित करने का भार नहीं है, बल्कि मामले को स्थापित होने के बाद, मामले के स्थापित होने के बाद साबित करने का भार है, मामले को आगे बढ़ाने का भार है, अपने पक्ष में बातों को सिद्ध करने का भार है। जो वादी ने मामले को स्थापित किया है उसके स्थापना को चुनौती देने का भार है कि जो वादी कह रहा है वो सही नहीं है या उसमें से आंशिक रूप से सही है। ठीक है, उसी प्रकार अभियोजन में ले लीजिए। यदि अभियोजन ने अपने पक्ष में और अपराधी के विपक्ष में, अभियुक्त के विपक्ष में और अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए और तथ्य को प्रारंभिक तौर से स्थापित कर दिया कि जरूर अभियुक्त ने ही अपराध किया है या अभियुक्त की ओर एक संदेह की दृष्टि जा रही है कि उसने हो न हो उसने अपराध किया है, तो प्रारंभिक तौर से अभियोजन ने मामले को स्थापित कर दिया न्यायालय के सामने। अब बारी किसकी है? अब बारी है अभियुक्त की। अब यदि अभियुक्त की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया तो अभियोजन की तरफ से तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, तो कह चुका जिसको जो कहना है। अब दोनों तरफ से कुछ भी नहीं कहा जाएगा तो नुकसान किसको होगा? निश्चित रूप से अभियुक्त को होगा। तो अब अभियुक्त को अपने बचाव में कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा।
तो ये जो भार अभियुक्त की तरफ आया या ऐसे ही भार जो प्रतिवादी की तरफ आया, इसको हम बोलते हैं साबित करने का भार, ओनस ऑफ प्रूफ। और इसको जांचने का एक ही पैरामीटर है कि मामला स्थापित हो गया है ना, चाहे उसको अभियोजन ने स्थापित किया चाहे वादी ने स्थापित किया। अब यदि दोनों तरफ से कोई भी पक्ष और आगे गवाही नहीं लाता है और किसी भी प्रकार का साक्ष्य नहीं रहता, दोनों पक्ष चुप हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, तो नुकसान किसको होगा? निश्चित रूप से नुकसान यदि सिविल मामला में है तो प्रतिवादी को होगा और क्रिमिनल मामला है तो अभियुक्त को होगा। तो ये अब इनके ऊपर जो भार था, पहले जो बात को स्थापित करने का भार वादी और अभियोजन पर था, अब वो शिफ्ट होकर के किसके कंधों पर आ गया? अब आ गया प्रतिवादी के कंधों पर, अब आ गया अभियुक्त के कंधों पर। अब यदि ये दोनों पक्ष चुप रहेंगे, कोई साक्ष्य नहीं देंगे, तो नुकसान किसको होगा? क्रिमिनल मामला है तो अभियुक्त को होगा, सिविल मामला है तो प्रतिवादी को होगा। तो ये जो दूसरे प्रकार का जो भार है, इसको बोलते हैं साबित करने का भार। और ये जो है बदलते रहता है, ये जो है बदलते रहता है। ये साबित करने के बाद प्रतिवादी पर आया, प्रतिवादी ने कुछ नई बात कह दी, कुछ नया तथ्य ला दिया, तो फिर शिफ्ट होकर के फिर वादी पर तरफ चल देगा, है ना। उसी प्रकार अभियुक्त ने अपने बचाव में कुछ और कह दिया, कोई नया तथ्य ला दिया, तो फिर अभियोजन की तरफ आंखें घूम जाएंगे न्यायालय की, अब आप कहिए इसमें आपको क्या कहना है। मतलब साबित करने का भार मामले की आवश्यकता के अनुसार लगातार बदलते रहता है, लेकिन मामले को स्थापित करने का भार कभी नहीं बदलता, जो हमने पहले चर्चा की है ना। मामले को शुरू करने का, मामले को स्थापित करने का भार कभी नहीं बदलता, लेकिन मामले की आवश्यकता के अनुसार साबित करने का भार, जो ओनस ऑफ प्रूफ है, वो बदलते रहता है ना। तो ये हमने आज देखा सबूत के भार का जो दो कंसेप्ट है ना। एक को अपन बोलते हैं मामले को स्थापित करने का भार, इसको हमने कहा ओनस प्रोवेंडी, है ना। और दूसरा जो हमने आपको बताया, जो जिसकी चर्चा धारा 102 में है, उसको हम कहते हैं ओनस ऑफ प्रूफ। सबूत के भार के दोनों ही मतलब विषय हैं। सबूत के भार कहने का अर्थ ही होता है कि उसमें मामले को स्थापित करने का भार भी आता है और साबित करने का भार भी आता है। The burden of proof includes not only the onus provendi but onus of proof also. But both concept are entirely different. Burden of proof जो मामले को स्थापित करने का भार है, जो धारा 101 में है, ये कभी बदलता नहीं है। ये हमेशा सिविल मामले में वादी के कंधों पर होता है और क्रिमिनल मामले में अभियोजन के कंधे पर होता है। जबकि साबित करने का भार है, वो मामले की आवश्यकता के अनुसार बदलते रहता है। सबसे पहले ये वादी के द्वारा मामले को स्थापित करने के बाद प्रतिवादी के कंधे पर आता है। यदि क्रिमिनल मामला है तो अभियोजन के द्वारा मामले को अभियुक्त के खिलाफ पहली बार स्थापित करने के बाद ये अभियुक्त के ऊपर आता है। और प्रतिवादी और अभियुक्त जब अपने बचाव में, अपनी प्रतिरक्षा में कुछ नए तथ्य को लाते हैं, कुछ बात कहते हैं, तो आवश्यकता अनुसार ये फिर शिफ्ट होता है किधर? वादी की ओर और अभियोजन की ओर। और इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार ये एक दूसरे के कंधों में शिफ्ट होते रहता है। लेकिन पहली बार जो मामले को चालू करने का, स्थापित करने का भार है, वो कभी नहीं बदलता। ये बर्डन ऑफ प्रूफ का एक जो दो मेजर कंसेप्ट है, इस पर आज हम लोगों ने चर्चा की। एक और है जिस पर भी लगे हाथ चर्चा कर लें, उसको कहा गया है, उसकी जो चर्चा है धारा 103 में। धारा 103 कहती है कि जहां कोई विशिष्ट तथ्य है, देयर इज सर्टेन स्पेसिफिक फैक्ट, ऑर्डिनरी फैक्ट, स्पेसिफिक कोई विशेष तथ्य है जिसकी जानकारी किसी विशेष पक्षकार को ही है, दूसरे को नहीं है, तो फिर और यदि ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के सामने लाया जाता है और कहा जाता है कि आप इस तथ्य को विचार में लीजिए, तो फिर उस तथ्य को सिद्ध करने का भार भी उसी पक्षकार पर होगा जो उस विशेष तथ्य का कथन करता है। देखिए, हमने एक जनरल रूल पढ़ा धारा 101 और 102 में बर्डन ऑफ प्रूफ के संबंध में, लेकिन धारा 103 एक विशेष स्थिति को बताती है। साहब, एक विशेष स्थिति ये भी होती है कि जब आप न्यायालय में कोई विशेष बात कहते हैं जिसको, जो आपकी जानकारी में है, आपके ही ज्ञान में है, उसको और कोई लोग नहीं जानते, और उस विशेष कथन को आप कह रहे हैं और चाह रहे हैं कि उस न्यायालय उस विशेष कथन पर भरोसा करे, फिर विश्वास करे, उसके आधार पर कोई निर्णय ले, तो उस विशेष कथन को सिद्ध करने का भार आपके ऊपर ही होगा। जैसे इसका बढ़िया उदाहरण, आप एक अभियुक्त हैं, आपके ऊपर अभियोजन का आरोप है कि आपने अमुक तारीख के अमुक समय अमुक स्थान पर
अमुक व्यक्ति की छुरा मार के हत्या की है। ठीक है, ये आपके ऊपर आरोप है। अभियोजन ने इसकी पुष्टि के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए, मामले को स्थापित कर दिया। अब आप कह रहे हैं, जब आपकी तरफ मामला आया, साबित करने का भार जब आपकी तरफ आया, तो आप एक विशेष कथन कहते हैं। क्या कि साहब, जिस समय की ये घटना बताई जा रही है हत्या की, जिसका आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है, उस समय, उस तारीख, उस दिन और उस समय मैं घटना स्थल से 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली में एक विवाह उत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित था। आपने क्या बताया था? आपने एक विशिष्ट तथ्य की जानकारी अदालत को दी। आपने अपने बचाव में एक विशिष्ट कथन किया, जिसकी जानकारी सिर्फ आप को है, जिसकी जानकारी सिर्फ आपको है और किसी को नहीं है। आप बता रहे हैं उसको कि आप उस दिन वहां पर थे ही नहीं। देखिए, अभियोजन का तो कहना है कि आपने मर्डर किया, लेकिन आप कहना नहीं, आप उसको सिरे से नकार रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि मैं तो उस दिन वहां पर था ही नहीं, मैं तो 1500 किलोमीटर दूर था। तो एक विशेष तथ्य जो है वो आप न्यायालय के सामने ला रहे हैं, कहते हैं न्यायालय इस पर विश्वास करे। तो उस विशेष तथ्य को सिद्ध करने का भार आपके ऊपर होगा, क्योंकि आप ही उसको जानते हैं कि आप कहाँ थे और उसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसको आप जानते हैं। तो इसका भार किसके ऊपर होगा? आप पर होगा। वैसे ही यदि आप ट्रेन में बिना टिकट पकड़े गए और आप कहते साहब मैंने तो टिकट खरीदी थी, तो वो टिकट पता नहीं कहाँ गुम हो गई, तो आपने टिकट खरीदी थी कि नहीं खरीदी थी और खरीदने के बाद वो टिकट गुम हो गई, ये एक विशेष तथ्य है। इसकी जानकारी सिवाय आपकी और किसी को नहीं है। और आप कहते हैं कि रेलवे अथॉरिटी या रेलवे कोर्ट इस बात पर विश्वास करे कि आपने टिकट ली थी और टिकट गुम हो गई, आप बिना टिकट नहीं थे। तो इस विशिष्ट तथ्य को सिद्ध करने का भार तो आप ही के ऊपर होगा ना। इसके लिए फिर आप बर्डन ऑफ प्रूफ का और कोई वो पुराना वाला धारा 101 और 102 का नियम लागू नहीं होगा। आप जब कोई विशिष्ट कथन करते हैं तो उस विशिष्ट कथन को सिद्ध करने का भार जो है वो आपके ऊपर ही होगा। ठीक, एक बात तो ये हुई। इसी प्रकार से एक बात और भी है कि जहां पर आप ये कहते हैं, इसके बारे में भी एक नियम है, जहां पर भी आप ये कहते हैं कि आप कोई क्रिमिनल मामला आपके खिलाफ चल रहा है और आप कहते हैं कि आप के हाथ से कोई अपराध हो तो गया है, लेकिन वो अपवादों की श्रेणी में आता है। जैसे आप इंडियन पेनल कोड में पढ़ेंगे, सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक अपवाद की चर्चा की गई है। अपवाद का अर्थ होता है कि जिसमें अभियुक्त अपराध करने के बावजूद भी अपवाद का सहारा लेकर के दंड से बच जाता है। उसका जो कार्य है अपराध होते हुए भी वो जो है एग्जम्प्टेड है, वो अपवादों की श्रेणी में आता है। जैसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, या पागल के द्वारा किए गए अपराध, बच्चों के द्वारा किए गए अपराध, आवश्यकता के तहत किए गए अपराध, है ना। धारा 76 से लेकर के 106 तक में विभिन्न अपवादों की चर्चा की गई है ना। अब आप इनकार तो नहीं कर रहे हैं कि मेरे से अपराध नहीं हुआ है, आप स्वीकार करते हैं कि आपके हाथ से अपराध हुआ, लेकिन वो अपराध जो है अपवादों की श्रेणी में आता है। मान लो आपने कहते मैंने जो मृतक है उसको चोट पहुंचाई थी, मेरे चोट से मृत्यु हुई है, लेकिन मैंने उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत पहुंचाई थी, मैंने जानबूझ करके उसको नहीं मारा था, है ना। मैंने अपने निज प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए उसकी मृत्यु कारित की है, उसको चोट पहुंचाई। तो ये तथ्य जो है आप एक विशेष तथ्य की जो है आप न्यायालय के सामने ला रहे हैं कि मेरा मामला जो है अपवादों के अंतर्गत आता है। तो आपका मामला अपवाद के अंतर्गत आता है, इसको साबित करने का भार आपके ऊपर होगा कि आपका मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। इसको साबित करने का भार भी किस पर होगा? आप ही के ऊपर होगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि उस बात पर, उस तथ्य पर विश्वास करके आपको राहत मिले, आपका बचाव हो जाए, या न्यायालय उस पर भरोसा करके आपके दायित्व का निर्धारण करे। तो इस तथ्य को सिद्ध करने का भार आप ही के ऊपर होगा कि आपका मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। ये भी एक बर्डन ऑफ प्रूफ का नियम है। और एक आखिरी बात, कभी कभी किसी एक तथ्य के अस्तित्व को सिद्ध करने के पहले किसी दूसरे तथ्य के अस्तित्व को सिद्ध करना आवश्यक होता है। जैसे आप अदालत के सामने कहते हैं कि एक पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो मृत्युकालिक कथन है, इसको मृत्युकालिक कथन के रूप में स्वीकार किया जाए। तो उस कथन को मृत्युकालिक कथन के रूप में स्थापित करने या सिद्ध करने से पहले आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि कथन करने वाले की मृत्यु हो चुकी है।
जब तक ये आप स्थापित नहीं करेंगे, ये सिद्ध नहीं करेंगे कि कथन करने वाले की मृत्यु हो चुकी है, तब तक उस कथन को मृत्युकालिक कथन माना ही नहीं जा सकता। तो जब आप इस प्रकार की बात कहते हैं तो ऐसी बातों को भी सिद्ध करने का भार आपके ऊपर होता है। तो ये धारा 101 से लेकर के 102, 103, 104 है ना, इस पर हमने आज चर्चा की और मुझे उम्मीद है कि ये चर्चा आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगली मुलाकात में हम फिर किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।